गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ साहिल, वेलकम टू आवर ऑनलाइन चैनल। आज आप अपना लास्ट टॉपिक जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम तक पढ़ लिया था। अब जो हमने बोर का एटॉमिक मॉडल स्टार्ट किया हुआ था, मेन जो अपना पॉइंट था, अब उसकी यूजफुलनेस है। यूजफुलनेस का मतलब होता है कि जो हमारा बोर का एटॉमिक मॉडल है उसने किन किन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था। usefulness of Bohr's atomic model। जो बोर का एटॉमिक मॉडल है इसकी क्या क्या यूजफुलनेस है। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स stability of atom। इसने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करा था। देखो, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। लेकिन यहां पे इसने हमारे को ये कहा है, ये न्यूक्लियस है, तो इसने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है, electron will revolve in orbit and will not lose energy। इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पे रिवॉल्व करेगा, ऑर्बिट में, लेकिन वो एनर्जी को लॉस नहीं करेगा। अगर एनर्जी को लॉस नहीं कर रहा तो मतलब यहाँ पे खड़ा रहेगा या घूमता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जो स्टेबिलिटी है एटम की वो एग्जिस्ट करेगी। तो पहला पॉइंट यही है कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। अब देखो दूसरा पॉइंट, अब हमने हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ा था। दूसरा पॉइंट है, इट एक्सप्लेन्स लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। देखो, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के हिसाब से कुछ ऐसे बनता है। एक तो न्यूक्लियस था, ये क्या था, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे। ठीक है, देखो स्पेक्ट्रा कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाए। ठीक है, स्पेक्ट्रा इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन accepts energy and moves। और स्पेक्ट्रा बनता कब है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अब अगर हम रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखें तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, उसने ये कहा कि सिर्फ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है और उसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन बोहर ने हमारे को बताया कि भाई यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहे होंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्बिट एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ये न्यूक्लियस है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो भाई इलेक्ट्रॉन जंप करके हाई स्टेट में जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन हाई स्टेट से वापस लो स्टेट में आ रहा होगा तो वहां पे किसकी फॉर्मेशन होगी, स्पेक्ट्रा की, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो कौन एक्सप्लेन करता है, बोर का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखो इसके बाद थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये है, इट हेल्प्स
टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक। हाइड्रोजन लाइक का मतलब है वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को किसी भी ऑर्बिट में निकालने के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, बोर के एटॉमिक मॉडल का। हमने फॉर्मूले डिराइव करे थे, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये है कि जो रिडबर्ग फॉर्मूला है उसको निकालने में इसने हेल्प करी थी। ठीक है, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग रिडबर्ग फॉर्मूला, जो हमने यूज किया था लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लाइन स्पेक्ट्रा के लिए जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, वो फॉर्मूला भी बोर के एटॉमिक मॉडल से ही हम डिराइव करते हैं। ठीक है, तो भाई ये बेसिक पॉइंट थे बोर के एटॉमिक मॉडल के जो हमने पढ़े। मतलब इसकी यूजफुलनेस क्या है, इसने किन किन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट है कि भाई जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वो फेल हो गया था। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत सारे पॉइंट बताता हूँ, वो पॉइंट जब हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से स्टडी करते हैं तो वो एक्सप्लेन नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वो सिर्फ हाइड्रोजन। अब देखो इसकी जब हम लिमिटेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहली लिमिटेशन तो इसकी यही आती है कि ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के ऊपर ही एप्लीकेबल है। ठीक है, ऐसे ही और लिमिटेशन भी बहुत सारी हैं। तो अब हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, इसकी लिमिटेशंस क्या है। Limitations of Bohr's atomic model। जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है इसकी लिमिटेशन क्या है। अब देखो सबसे पहले लिमिटेशन तो ये है कि भाई ये सिर्फ सिंगल स्पीसीज के ऊपर ही एप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के ऊपर। इट इज only applicable to one electron species। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के ऊपर ही एप्लीकेबल है, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3। ये सिर्फ इन्हीं पे ही लग सकता है, बाकी किसके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, या it is not applicable to multi electron species। जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, बोर का एटॉमिक मॉडल जो है ये इसके ऊपर ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है, अब अगर ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन का लाइन स्पेक्ट्रा जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये पॉइंट ऐसे भी लिखा जा सकता है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। भाई जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं उनका जो लाइन स्पेक्ट्रा है ये बोर का एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है, बोहर का एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के बी स्पेक्ट्रा को पूरा एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो आगे ये भी है, इट
even cannot completely explain line spectra of hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रा है ये इसको भी पूरा एक्सप्लेन नहीं करता। देखो बात हमने ये पढ़ी है, जब हमने हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ा था तो हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर हमने कुछ ऐसे पढ़ा था कि भाई ये n = 1, ये n = 2, ये n = 3, ये n = 4, n = 2 से n = 1। अब ये जो है, अब जब हम हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं तो लाइन स्पेक्ट्रा स्टडी करते हुए हम ये देखते हैं कि मेन लाइंस के साथ कुछ सब लाइंस भी आती हैं। सब लाइन का मतलब कि छोटी छोटी लाइनें और आती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग डिटेल स्टडी ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, जब हम हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रा को डिटेल स्टडी करते हैं तो we have found that with main lines there are some small lines also present। जो ये मेन लाइंस हैं, इन मेन लाइंस के साथ कुछ छोटी छोटी लाइनें और आती हैं। ऐसे है कि जैसे मान लो कि ये n = 1, n = 2, n = 3, ये 2 से 1 की लाइन होगी, ये 3 से 1 की लाइन होगी। इसके साथ ऐसे ही और छोटी छोटी लाइनें भी बन रही होंगी। ये जो स्मॉल लाइंस हैं, इन लाइंस को जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, या बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो इसको एक्सप्लेन नहीं करता। This concept of sublines or small lines with main spectral line is not explained by Bohr's atomic model। जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो ये जो सब लाइन का कंसेप्ट है इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये तो बात सही है कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के ऊपर एप्लीकेबल है, एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करता है लेकिन पूरा एक्सप्लेन नहीं करेगा। अभी तक मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया कि भाई ये लाइन बनती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इन लाइंस के साथ ये जो छोटी छोटी लाइन बन रही है ये किस वजह से है और ये कैसे एक्सप्लेन होगी। वैसे मैं अगर आपको यहाँ हिंट दे दूं तो ये है कि भाई मेन ऑर्बिट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं सब ऑर्बिट, ठीक है। तो वो सब ऑर्बिट का कंसेप्ट यहाँ पे आएगा और ये उससे ही एक्सप्लेन होगा, ठीक है। फिलहाल आपने ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर जो फर्दर लाइंस हैं उसको बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये जो लाइंस हैं जो हम स्पेक्ट्रा की लाइंस पढ़ रहे हैं, जब स्पेक्ट्रा की लाइन के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो वो फर्दर स्प्लिट होती है, ठीक है। वो जो फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ लाइन है उसको बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं करेगा। वही पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो वही पॉइंट ये है कि it is unable
टू एक्सप्लेन splitting of main lines in electric field के अंदर आएगा स्टार्क इफेक्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड मतलब जीमन इफेक्ट it is unable to explain splitting of main line in electric field and in magnetic field मतलब अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो मेन लाइन है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फर्दर स्प्लिट होती हैं तो वो जो फर्दर स्प्लिटिंग का केस है वो बोर का एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे को बोर ने ये कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पार्ट है और उस सर्कुलर पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है रिवॉल्व करता है ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है इट वाज unable to explain three-dimensional model of atom जो थ्री डायमेंशनल मॉडल है एटम का ये उसको एक्सप्लेन नहीं करता। बोहर ने तो ये कहा था अकॉर्डिंग टू बोहर अराउंड न्यूक्लियस there are large number of circular path सर्कुलर का मतलब है 2D ठीक है लेकिन एटम तो थ्री डायमेंशनल है। ये पेन जो है ये मार्कर एटम्स का बना हुआ है ये तो थ्री डायमेंशनल है। कोई भी जो चीज है जो हम नेचर में भी यूज कर रहे हैं ये थ्री डायमेंशनल है तो थ्री डायमेंशनल पॉइंट को बोर का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता ठीक है। पॉइंट ये है कि बट एटम इज थ्री डायमेंशनल एटम तो थ्री डायमेंशनल है दिस इज इट इज नॉट एक्सप्लेन बाय बोहर। जो बोहर है वो इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ऑर्बिट हैं ऑर्बिट ना एलिप्टिकल होते हैं पाथ में। आपने 10th में पढ़ा होगा एक्लिप्स पढ़ा होगा हाइपरबोला पढ़ा होगा ठीक है। तो कुछ ऑर्बिट जो हैं कुछ ऑर्बिट एलिप्टिकल पाथ के होते हैं। हमने बोहर ने क्या कहा बोहर ने ये कहा कि जो ऑर्बिट हैं वो क्या है सर्कुलर हैं लेकिन ऑर्बिट क्या होते हैं एलिप्टिकल होते हैं। कुछ ऑर्बिट सारे के सारे नहीं कुछ ऑर्बिट क्या होते हैं एलिप्टिकल होते हैं। तो जो एलिप्टिकल पाथ है ऑर्बिट का वो बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट लिमिटेशन यही है इट इज unable to explain elliptical path of some orbits। कुछ ऑर्बिट्स का एलिप्टिकल पाथ है और वो एलिप्टिकल पाथ जो है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि एक साइंटिस्ट था समरफील्ड ठीक है। समरफील्ड ने क्या किया था समरफील्ड ने एलिप्टिकल पाथ को एक्सप्लेन किया था। समरफील्ड्स atomic model explains elliptical path of orbit। समरफील्ड का एटॉमिक मॉडल है जो क्या करता है एलिप्टिकल पाथ ऑफ ऑर्बिट को एक्सप्लेन करता है। ये अपने सिलेबस में नहीं है भाई ठीक है।
तो मैं अब आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये साइंटिस्ट था, इसने ये किया था। आप 12th फिजिक्स में ये सारा चैप्टर दोबारा से पढ़ोगे तो वहां पे आपके सिलेबस में ये आएगा समरफेल्ड्स एटॉमिक मॉडल, और वहां पे आप पढ़ोगे कि जो ऑर्बिट है उस वो क्या शो करता है, एलिप्टिकल पाथ शो करते हैं, सारे के सारे नहीं, कुछ ऑर्बिट्स। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारे पास कि बोर के एटॉमिक मॉडल में हमने ये पढ़ा कि भाई एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, h/2π के। हमने ये पढ़ा कि भाई ऑर्बिट एग्जिस्ट करेंगे और हर एक ऑर्बिट के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा, h/2π के। क्यों होगा ये इसने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये था बोहर वाज unable to explain why angular momentum of orbit is h/2π। क्यों ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π होगा, इसको बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो एक लिमिटेशन बोर के एटॉमिक मॉडल थी ये भी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है हमारे पास कि जो मॉलिक्यूल बनेंगे, एटम जुड़ के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की शेप को बोर का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यही है कि it was unable to explain the shape of molecule। Bohr was unable to explain shape of molecule। ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमने ये पढ़ा है कि जब हमने एनर्जी कंसंट्रेशन पढ़ी तो हमने एनर्जी में ये पढ़ा कि भाई एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दो टाइप की होती है। बोर वाज unable to explain स्पिन एनर्जी कंसेप्ट। अब देखो ये है क्या, मैं आपको बता देता हूं। ये मान लो कि न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, n = 1, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमने ये कहा कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल है इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सामने। ये कल हमने किया भी था कि भाई किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। अब जब आप पढ़ते हो तो आपने ये पढ़ा हुआ है, जैसे हम सोलर सिस्टम को पढ़ते हैं तो सोलर सिस्टम में हम ये पढ़ते हैं कि भाई जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमता है। हम भाई अर्थ जो है वो सन, ये मान लो कि एक्सिस है, तो अर्थ जो है ये मान लो सन है, तो अर्थ सन के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। अब ये जो पाथ है उसमें सन सीधा नहीं चल रहा, अर्थ सीधा नहीं चल रहा, ऐसे ऐसे नहीं घूमता हुआ आ रहा। अर्थ जो है वो सर्कुलर पाथ में तो रिवॉल्व कर ही रहा है, लेकिन जो सर्कुलर पाथ है उस पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रिवॉल्व करते हुए आगे जा रहा है। मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो ऑर्बिट है इसमें जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है तो ऐसे नहीं चलेगा। ये जो एक्सिस है इस पे या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता हुआ आगे जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के ऊपर क्या करता है, स्पिन भी करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑल्सो शोज स्पिन मोशन around its axis। इलेक्ट्रॉन क्या शो करता है, स्पिन मोशन शो करता है अराउंड इट्स एक्सिस। और जो ये स्पिन मोशन है, स्पिन मोशन के कोरस्पॉन्डिंगली क्या आती है, स्पिन एनर्जी।
स्पिन एनर्जी। लेकिन बोर के एटॉमिक मॉडल ने स्पिन एनर्जी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया ही नहीं, उसने इसको कंसीडरेशन में लाया ही नहीं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था जो बोर का एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली कंसेप्ट। वो भी बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस थी बोर के एटॉमिक मॉडल की। यहां तक हमारा बोर का एटॉमिक मॉडल खत्म होता है। समरफील्ड का एटॉमिक मॉडल हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तब तक आप इसको पढ़ के रिवाइज करते रहो।